Hello and welcome dears in our online study program, and we were in the lesson development from the economic section of social science. तो लास्ट सेक्शन में यार हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि डेवलपमेंट क्या होता है और ये कैसे हो सकता है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। कोई देश डेवलप्ड है, कोई कंट्री डेवलपिंग है, कैसे कोई स्टेट एक दूसरे से ज्यादा डेवलप्ड है। तो इन चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि कैसे हम कंपेयर करेंगे। फर्स्ट थिंग, ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि पर कैपिटा इनकम क्या होती है। पर कैपिटा इनकम इक्वल टू नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन। कि जिस देश की कंट्री की टोटल जो नेशनल इनकम होगी, नेशनल इनकम मींस द सम ऑफ द वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ द टोटल प्रोडक्शंस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। एक साल में किसी देश में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर का जितना भी प्रोडक्शन होता है उसकी जो टोटल मार्केट वैल्यू होती है तीनों की, उसका जो टोटल होगा वो नेशनल इनकम होगा। अगर हम नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री से डिवाइड कर देंगे तो हमारा पर कैपिटा इनकम आ जाएगा। तो फर्स्ट थिंग है कि ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम, अगर हम पर कैपिटा इनकम को जिस कंट्री की या जिस स्टेट की पर कैपिटा इनकम जितनी ज्यादा होगी, माना जाता है कि वह कंट्री या स्टेट उतना ज्यादा डेवलप्ड होगा। कांट ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल इनकम। लेकिन हम किसी देश की नेशनल इनकम से नहीं कह सकते कि किसी देश की बहुत ज्यादा नेशनल इनकम है तो हम ये नहीं कह सकते कि वह बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। फॉर एग्जांपल, इंडिया की नेशनल इनकम बहुत ज्यादा है। कैसे? श्रीलंका से ज्यादा इंडिया की नेशनल इनकम है, लेकिन श्रीलंका इज नोन एज मोर डेवलप्ड कंट्री रादर देन इंडिया। श्रीलंका की जो नेशनल इनकम है वो इंडिया की कंपैरिजन में बहुत कम है, इंडिया की बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर हम बात करेंगे तो अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो हम ये देखेंगे कि श्रीलंका क्या है, इंडिया से ज्यादा डेवलप्ड है। उसका जो एक बड़ा फैक्टर है दैट इज दिस वर्ड, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन हमारे देश की अबाउट 137 करोड़ है, 137 करोड़ देश में हमारे लोग रहते हैं। तो इस कारण से हमारी पर कैपिटा इनकम बहुत लो चली जाती है और इसलिए हम क्या है, अंडर डेवलप्ड कंट्री है। तो हम पर कैपिटा इनकम की बेसिस पर कह सकते हैं कि यह देश या यह स्टेट इतना ज्यादा डेवलप्ड है। लेकिन नेशनल इनकम के बेस पर हम कभी नहीं कह सकते क्योंकि फैक्टर होता है पॉपुलेशन। सेकंड वन, पर कैपिटा इनकम शोज द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल। अब जो पर कैपिटा इनकम होगा वह लोगों की स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड को दिखाएगा। जिस देश में पर कैपिटा इनकम जितनी ज्यादा होगी, लोगों की वहां का लिविंग स्टैंडर्ड उतना बेहतर होगा। लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर है तो वह कंट्री या स्टेट उतना ज्यादा डेवलप्ड माना जाता है। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। अब किसी भी देश में केवल उस देश के लोगों द्वारा की जाने वाली इनकम ही डेवलपमेंट का एक मायने नहीं रखता या डेवलपमेंट का एक स्टैंडर्ड नहीं हो सकता। कुछ चीजें हैं, फ्रीडम, हम कितनी ज्यादा फ्रीडम, वहां के लोगों को कितनी ज्यादा फ्रीडम मिलती है, या सिक्योरिटी कितनी है वहां के लोगों की, वहां के लोग सिक्योर है या नहीं है। इनकम बहुत है लेकिन फ्रीडम नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, तो हम उसको डेवलप नहीं कर सकते। एंड रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स, कि दूसरे लोगों को की क्या रेस्पेक्ट है, लोगों की रेस्पेक्ट क्या है, ये बहुत सारे अदर क्राइटेरिया हैं जिसके बेस पर हम कह सकते हैं कि हाँ यह देश डेवलप्ड है या डेवलपिंग है। अब वी हैव टू टाइप्स ऑफ टेबल्स है, हमारे पास दो टेबल्स हैं और हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा स्टेट, हमारे पास 3 स्टेट्स है, हरियाणा, केरला, बिहार, हरियाणा, केरला, बिहार, इस बेस पर। और दोनों के बेसिस अलग अलग है, दोनों के
बेसिस अलग अलग है, दोनों की चीजों के बेसिस अलग अलग है। तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये चीजें होती हैं और कैसे हम किसी भी कंट्रीज के बीच में या स्टेट्स के बीच में अपना कंपैरिजन करते हैं। पहले टेबल को अगर हम देखेंगे तो अलग चीज निकल के आएगी, और सेकंड का हम स्टडी करेंगे तो उसमें भी अलग चीज निकल के आएगी। अब पहले क्या है, पहले टेबल को अगर हम देखेंगे स्टेट्स हमारा 3 हरियाणा, केरला एंड बिहार, और हमने यह जो कंपैरिजन किया हुआ है यह पर कैपिटा इनकम की बेसिस पर किया हुआ है। ठीक, पर कैपिटा इनकम की बेसिस पर क्या किया है। और अब हम देखें तो हरियाणा की जो पर कैपिटा इनकम है वो 1,62,034 है, केरला की 1,40,190 और बिहार की 31,454। और हमने यहां पर पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम, डेवलपिंग कौन कंट्री या कौन स्टेट कितना डेवलप है। हम पहले बात करते हैं कि पर कैपिटा इनकम के बेस पर हम कह सकते हैं कि कौन सा स्टेट या कौन सी कंट्री बहुत ज्यादा डेवलप है। अब हमारे पास 3 स्टेट्स हैं, हरियाणा, केरला एंड बिहार। हरियाणा की तो पर कैपिटा इनकम है 1,16,000, 2015-16 में 1,62,034 रुपीज, कि मान लिया कि हर इंसान के हिस्से में इतनी रुपये जाते हैं। केरला की 1,40,190 एंड बिहार की 31,454। इस बेस पर हम डायरेक्टली कह सकते हैं, पर कैपिटा इनकम की बेसिस पर हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि हरियाणा सबसे डेवलप्ड कंट्री स्टेट है इंडिया का। इन तीनों की कंपेयर, अगर हम इन तीनों को कंपेयर करें, हमने इन तीनों को कंपेयर किया, हमने देखा कि पर कैपिटा इनकम हमने देखी, और हमने कह दिया कि हरियाणा इन तीनों स्टेट्स में सबसे ज्यादा डेवलप्ड है। लेकिन हमने एक पॉइंट और पढ़ा हुआ था, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। एक पॉइंट हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम, और उसी के नीचे हमने एक और पॉइंट पढ़ा इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। इनकम हमने देख ली कि हरियाणा फर्स्ट में है, अदर क्राइटेरिया अब हम दूसरे टेबल में देखेंगे। अब दूसरे टेबल की बात करें तो यहां पर भी हमारे पास सेम स्टेट्स हैं, हरियाणा, केरला एंड बिहार। लेकिन अब हमारा जो बेस है, कंपैरिजन का जो बेस हमने चेंज कर दिया। हमारे पास पहले टेबल में जो कंपैरिजन का बेस था वो था पर कैपिटा इनकम। हमने तीनों की पर कैपिटा इनकम देखी और हमने कह दिया कि भाई हरियाणा सबसे डेवलप्ड है। लेकिन अब हम स्टेट की बात कर रहे हैं, स्टेट हमारे पास सेम है, लेकिन हमने यहां क्राइटेरिया चेंज कर दिया। क्राइटेरिया अब हमारे बीच में क्या आ चुकी है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट एंड नेट अटेंडेंस रेशियो, कि बच्चे कितना स्कूल जाते हैं, 15 to 16 इयर्स के बच्चे स्कूल कितना जाते हैं। अब हमने एक तरफ ये कर दिया, अब हमारे पास दूसरी चीज आ गई। तो अब हम कैसे इसको स्टडी करेंगे और इन सब के बेस पर देखेंगे कौन सबसे ज्यादा डेवलप्ड है। हरियाणा में इन्फेंट मोर्टेलिटी, अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, पर 1000 बच्चों में एक साल में कितने बच्चे की डेथ होती है, एक साल में, एक साल से अंडर, कि एक साल में अगर किसी स्टेट में 1000 बच्चे पैदा होते हैं या किसी कंट्री में 1000 बच्चे पैदा होते हैं, तो एक साल खत्म होने से पहले उनमें से कितना की डेथ होती है, वह कहलाती है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो अब हमने देखा कि हरियाणा में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 30 है, केरला में 10 है और बिहार में 38 है। अब कौन माना जाएगा, इस बेस पर हम देखेंगे तो हम देखेंगे केरला का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है, क्योंकि वहां पर 1000 में 10 बच्चे ही एक साल से पहले जिनकी डेथ हो जाती है। अब हम दूसरा कंपैरिजन बेसिस है हमारे पास लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट यहां 82, यहां 94, यहां 62, कि हरियाणा में 82 है, केरला में 94 और बिहार में 62। एक और हमारे पास बेसिस है, एक और बेस पर बात करेंगे नेट अटेंडेंस रेशियो। 100 बच्चों में कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, 15 to 16 ईयर के। हम देखते हैं हरियाणा में 61 जाते हैं, केरला में 83 जाते हैं और बिहार में 43 जाते हैं। इसके बेस पर हम कह सकते हैं, इस टेबल के बेस पर कह सकते हैं कि केरला सबसे ज्यादा डेवलप्ड है। और अगर हम दोनों का कंपेयर करेंगे
फिर भी हम देखेंगे कि केरला, यहां तो केरला इससे बहुत ज्यादा पीछे नहीं है पर कैपिटा इनकम में, और यहां हुआ हरियाणा से हर चीज में आगे है। उसका इनफैक्ट मॉर्टेलिटी बहुत अच्छी है, लिटरेसी रेट भी 94 है और नेट अटेंडेंस रेशियो भी 83 है। तो दोनों जो हमारा टेबल है जिनका हमने स्टडी किया, इन दोनों टेबल की स्टडी के बाद हम इस डिसीजन में पहुंचते हैं कि केरला, इन तीनों को कंपेयर करने में केरला जो है वेल डेवलप्ड है। इन दोनों बिहार और हरियाणा के से बहुत यह आगे है। नेक्स्ट वन इज पब्लिक फैसिलिटीज। आप केवल अपनी पब्लिक, हमने पब्लिक पर कैपिटा इनकम की बात नहीं करनी है, हमने करनी है पब्लिक फैसिलिटीज। स्कूल्स किस लेवल के हैं किसी स्टेट में, हम कंपेयर कर सकते हैं। हम उत्तराखंड के स्कूल्स या यहाँ की एजुकेशन सिस्टम और दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम को कंपेयर कर सकते हैं, या केरला और बिहार और हरियाणा के उसको कर सकते हैं कि, और जहां तक स्कूल्स की बात है, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो, इसमें केरला आ गया है। तो हम यह मानना पड़ेगा कि स्कूल के मामलों में या एजुकेशन सिस्टम के मामले में केरला इनसे आगे होगा। ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज कैसी हैं? हम अगर अपने उत्तराखंड की बात करें, हमारे पास रोडवेज की बसेज होती हैं, प्राइवेट बसेज हैं या टैक्सीज हैं, और मैदानी इलाकों में क्या है, रेलवे की फैसिलिटी है। बहुत कम, बहुत अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करेंगे तो वहां पर आपको टैक्सी मिल जाती है, कैब भी मिल रही है, डीटीसी की बस भी आपके पास है, रोडवेज की बसेज भी आपके पास होती है, मेट्रो भी आपके पास है, ट्रेन भी आपके पास है, एयर ट्रांसपोर्ट भी आपके पास है। तो वो हमसे बहुत ज्यादा आगे है। इलेक्ट्रिसिटी के मामले में भी आज भी अगर हम अपने सीमांत के इलाकों में चले जाएंगे उत्तराखंड में, तो देखेंगे कि वहां भी आज तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची। तो केवल पर कैपिटा इनकम से ही हम यह कंपेयर नहीं कर सकते। हो सकता है कि कहीं का पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां पर लोगों को फैसिलिटीज नहीं है, तो हम उसे वेल डेवलप्ड नहीं कह सकते। तो ये बात होगी हमारी इकोनॉमिक्स की। सो इन योर क्लास स्टूडेंट मिस तनिष्का बोरा ने मुझे कल मैसेज किया हुआ था कि उसने 3 चीजें बता दी थी, 3 पॉइंट्स। फर्स्ट वन है कल्टीवेटेड वन, कल्टीवेटेड वेस्ट, सेटल बेड्स और गली रोड। यह हमारे ज्योग्राफी के लेसन में है। तो अब हम इस पर डिस्कस करेंगे, तो शायद सभी को इसकी नीड होगी। कल्टीवेटेड वेस्ट क्या होता है, सेटल बेड क्या होता है और गली इरोजन क्या होता है। हम बात करते हैं पहले कल्टीवेटेड वेस्ट की। तो कल्टीवेटेड वेस्ट होता क्या है? 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है कल्टीवेटेड वेस्टलैंड और एक होता है कल्टीवेटेड वेस्ट। पहले अगर हम बात करेंगे कल्टीवेटेड वेस्टलैंड की, कल्टीवेटेड वेस्टलैंड वे वेस्टलैंड कहलाते हैं जिनमें 5 सालों से, पिछले 5 इयर्स से किसी प्रकार की भी कोई खेती नहीं होती है और बंजर पड़ चुके होते हैं, तो वो कहलाता है हमारा कल्टीवेटेड वेस्टलैंड। कि हम 5 साल पहले तो उसमें खेती करते थे और हमने 5 साल के बाद उस पर खेती करना बिल्कुल छोड़ दिया है, तो वह कहलाएगी हमारी कल्टीवेटेड वेस्टलैंड। कल्टीवेटेड वेस्ट क्या होता है कि अगर हमने खेती की और उसका जैसे धान होता है, धान की पराली जो होती है उसको वो वेस्ट है, उसका हमारे लाइफ में कोई यूज नहीं होगा, या उसके जो पौधों की जड़ें होती हैं उसका कोई यूज नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड कल्टीवेटेड वेस्ट। सेकेंड पॉइंट, शेल्टर बेड। शेल्टर बेड्स क्या होते हैं? आप लोगों ने अगर देखा होगा या अगर कभी शहरों के जो देहात इलाके होते हैं जहां पर खेती की जाती है, वहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि जो खेतों के किनारे पर बहुत सारे पेड़ को एक लाइन में रो में पेड़ लगाए जाते हैं या भुस्से लगाए जाते हैं, झाड़ियां लगाई जाती हैं, जिससे कि सॉइल इरोजन बचता है, सॉइल इरोजन नहीं होता और मिट्टी उसी खेत में रहती है, क्योंकि वह जो जड़ें होती हैं झाड़ियों की और पेड़ों की उस मिट्टी को क्या की रहती है, जकड़े रहती है और मिट्टी पानी के साथ नहीं बहती है, दैट इज कॉल्ड शेल्टर बेड्स। शेल्टर बेड का अर्थ होता है कि जमीन के चारों ओर आपने एक बाढ़ लगाना, जैसे कहते हैं। बाढ़ किस चीज की होगी? बुशेज की होगी या ट्रीज की होगी, जिससे कि जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है, वह उस खेत से पानी के साथ या हवा के साथ बहकर न जा पाए, तो उससे कहते हैं शेल्टर बेड। नेक्स्ट वन, गली इरोजन। आप लोगों ने जैसे बरसात का सीजन चल रहा है, आप लोग पानी को देखते होंगे, पानी के लिए कोई नाली नहीं बनी हुई, और जब बहुत ज्यादा पानी आ जाता है तो हम
देखते हैं कि पानी अपने रास्ता बनाते हुए नाला टाइप का एक टेम्परेरी नाला बना देता है, जिससे कि पानी की जो ऊपरी लेयर है वो क्या होता है धीरे धीरे खत्म हो जाती है। एक होती है सीट इरोजन, एक होता है गली इरोजन। गली इरोजन का अर्थ है कि एक गली सी बना देती है, नाला सा टेम्परेरी नाला बना देती है जिससे कि पानी निकल जाता है, दैट इज कॉल्ड गली इरोजन। इसके साथ एक पॉइंट और आता है सीट इरोजन। बारिश जैसे हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा बारिश होती है हमारे पहाड़ी इलाकों में, क्या होता है कि जो खेत होते हैं क्या होता है ढलान में होते हैं, तो हम देखते हैं कि जो मिट्टी की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है और जो सबसे ज्यादा उपजाऊ लेयर होती है वो क्या होती है पानी के साथ या कभी बहुत ज्यादा तेज हवाएं चलती है तो हवा के साथ उड़ जाती है या पानी के साथ बह जाती है, इससे कहा जाता है सीट इरोजन। सो डियर्स, इट वाज टुडेज लेक्चर इन economics. We will continue the lesson in the next lecture. Thank you, have a nice day and try to understand. If you have any problem regarding to any lecture, you can message me on WhatsApp or you can call me personally. Thank you, have a nice day.